ओह! आवाज आई? आवाज आ आवाज़ आ रही रही है? है? जी, हाँ, जी। हरी जी, आपका हरी। स्वागत है। थैंक यू। शुरू करती हूँ मैं। सारे योगी सर्वोच्चार भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हरिओम। देखो, आप लोग योग तो कर चुके हो सवेरे, लेकिन योग के साथ नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार शास्त्र, पंचभौतिक ट्रीटमेंट, इनको हमें अगर जोड़ दे, इनके साथ जोड़ ले, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बन सकती है। तो योग के साथ हमें ये पंचभौतिक उपचार कैसे लेने हैं? देखो, मिट्टी, पानी और हवा सब रोगों की एक दवा। आहार के ऊपर तो आपने काफी कुछ सुना होगा कि डिटॉक्स वाटर कैसे लेना है सवेरे, जो धरती माता, निसर्ग माता ने जो दिया है वो क्यों खाना है, सात्विक आहार, सात्विक मन, सात्विक वृत्ति को कैसे डेवलप करता है और आज वो कितना जरूरी है। ये सब हमने बहुत बार सुना होगा आहार शास्त्र के लेक्चर में। और उसके साथ साथ ही जो प्रकृति माता है, जिसने हमें दिया है, मिट्टी दी है, जल दिया है, वायु दिया है, इन सब का प्रयोग करके हम हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। तो पंच महाभूत, 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है और उसी में हमें विलीन भी होना है लास्ट में। हमें बीमारी क्यों आती है? एक तो गलत खान पान है, गलत लाइफस्टाइल, और दूसरी चीज, इन पंच महाभूतों में से किसी चीज की हमारे शरीर में कमी है। तो सबसे पहले तत्व को हम देखेंगे, जल तत्व। पानी के बारे में कहा गया है, औषधम जानवी तोयनम, हे पानी जल, तेरे जैसी दवा तू ही है। देखो, पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है? पानी नहीं रहा तो क्या होता है, इसका अनुभव सबको है। जब हमें प्यास लगती है, कितना भी कुछ दे, पर जब तक हमें पानी नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं। ये पानी डिटॉक्स भी करता है शरीर को, खून को पतला रखने में हेल्प करता है। रक्त का पीएच जो है, जो नेचुरोपैथी में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि हमारा पीएच अल्कलाइन बने। तो पानी रक्त के पीएच को अल्कलाइन बनाने में भी मदद करता है। पर आजकल हम जो पानी पी रहे हैं, वो अलग अलग प्रोसेस किया हुआ, उबला हुआ, गर्म किया हुआ, ये एसिडिक बन जाता है। केमिकल जो प्रोसेस का पानी के ऊपर की जाती है, उससे पानी में जो मिनरल्स जो कुदरत ने रखे हैं, हमारे जरूरी मिनरल्स, वो सब वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें मटकी मट्टी के घड़े का पानी ही पीना चाहिए। मट्टी के घड़े में जो पानी भर के रखते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए वो एक चीज हमें ध्यान में रखना है। अब बाह्य उपयोग में पानी का प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं? तो एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो पेट की वाटर थेरेपी। हम पेट पर ठंडे पानी की पट्टी जब रखते हैं, तो क्या एक्शन होता है बॉडी के अंदर? एवरी एक्सोथर्मल रिएक्शन एक्सेलरेट इन अ कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये एक केमिस्ट्री का लॉ है कि जहां पे आप ठंडा, फिजिक्स का सॉरी, जहां पे आप ठंडा रखोगे, वहां पे अंदर डीप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वहां पे रिकवरी, क्लीनिंगनेस, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब एक्शंस चालू हो जाते हैं। तो देखो, सब बीमारियों की जड़ होती है हमारा पेट। पोट बिगड़लं तर आरोग्य बिगड़ते, ऐसे हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं। अगर हमारा पेट खराब है तो वहीं से हमें सारे प्रॉब्लम जुड़ जाते हैं। तो इस पेट को ठीक करने के लिए डाइट पे तो ध्यान देना ही है। चबा के खाना है, रियल भूख लगने के बाद खाना है, कुदरत का दिया हुआ ज्यादा से ज्यादा खाना है, प्रोसेस्ड डाइट आहार कम लेना है, कम मात्रा में लेना है, खाने के समय ठीक से रखना, ये सब तो बातें है ही। पर उसके साथ साथ पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए, जैसे हम योगा में द्रोणासन करते हैं, जैसे हम योगा में पवन मुक्तासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, इनके साथ साथ अगर पेट पर वाटर थेरेपी रखते हैं। देखो, कोई पेशेंट भी है वो आसन भी नहीं कर पाता है, पेट पर काफी फैट्स बढ़ चुके हैं, शुगर बढ़ चुका है, अंदर आंतों में स्वेलिंग आ चुका है, अपेंडिक्स में स्वेलिंग है, एसिडिटी, जलन हो रही है पेट में, सारी चीजों को फायदेमंद है ये वाटर थेरेपी। इसमें हमें क्या करना है? एक टर्किश का बड़ा सा नैपकिन लेना है, उसको ठंडे पानी में निचोड़ के फ्रीजर में ठंडा बनाना है एकदम, और ये रिप से लेकर
ये हड्डी तक हर रोज पेट पर कम से कम 20-30 मिनट, आधा घंटा चल पकड़ के चलो। हर रोज आधा घंटा अगर आप इसको पेट पे रखेंगे तो किडनी तक कवरेज करने का, और महिलाओं ने यहाँ पे फोल्ड करके यूट्रस तक इसमें कवर करना है, ताकि एंडोमेट्रियम थिक होना, हैवी ब्लीडिंग होना, पीसीओडी, इस सारे प्रॉब्लम्स को ये बहुत 50% इससे फायदा होगा। 50% बाकी फिर आपका डाइट, आपका जो बीमारी है उसके ऊपर फोकस करके जो चाहिए वो दे सकते हैं। लेकिन अननोन पर्सन जिसको कुछ भी पता नहीं है मेरा क्या डायग्नोसिस क्या है, पेट में मेरे को प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आप ये वाटर थेरेपी पेट पर ले सकते हैं। ठंडे पानी का नैपकिन रख दिया, उसके ऊपर से आप कोई भी उलन का कपड़ा भी लपेट सकते हो, या फिर ऊपर से चादर ओढ़ के थोड़ी देर बैठ सकते हो, लेट सकते हो, जो भी चीज कर सकते हो। और इसमें क्या फायदा होगा आपको, देखो, आपके पेट के ऊपर जो एब्डोमिनल फैट्स है, जो कि हम इतना जिम लगाते हैं, 5-5 मिनट एक एक आसन में स्थिरता रखते हैं, फिर भी बहुत जल्दी हमें एब्डोमिनल फैट्स उतरे हुए दिखते नहीं है। पर ये चीज को आप करोगे तो आप आज आज से ये चीज चालू करो, आप आज अपने के एब्डोमिनल फैट्स को काउंट करो, और रेगुलर ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए महिलाओं में, जिम में, इसमें भी ये बहुत काम करता है, पर उनको पता नहीं चलता। आप पेट कम करने के लिए आपने वाटर थेरेपी लिया है, लेकिन अंदर आपका डाइजेशन कितना इंप्रूव हो गया, आपकी एसिडिटी कितनी कम हो गई है, आपका पाचन तंत्र कितना सुधर गया है, ये चीज को आपको रेगुलरली करना है। दूसरी जल चिकित्सा होती है अल्टरनेट, ठंडा और गर्म। बहुत बार हमें कहीं मार लगती है, नेचुरोपैथी में बोलते हैं पेन किलर नहीं खाना है, पर वो पर्सन पेन बेयर नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है, किधर भी पेन हो रहा है, जॉइंट में, घुटनों में, पैर में, इसमें अल्टरनेट ठंडा गर्म से एक बहुत काम करेगा। ठंडे बर्फ के पानी में अगर आपने, अभी समझो हाथ में दर्द है, ठंडे पानी में हाथ डाल दिए, उससे निकाले, इमीडिएट गर्म पानी में डाल दिए, उससे निकाले ठंडे, आधा मिनट गर्म पानी में, आधा मिनट ठंडे पानी में किया तो भी चलेगा। अब इसमें क्या है, फिजियोलॉजी होगी। गर्म पानी डायलेटेशन देगा, ठंडा पानी कॉन्ट्रेक्शन देगा। कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, देखो ठंडा पानी जब भी आंख पे गिरता है तो हम लोग खुद को ऐसे श्रिंक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और गर्म पानी से रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से वहां का सर्कुलेशन बढ़ता है, और वहां पे जो भी सूजन है, जो भी दर्द है, वो अपने आप, पेन किलर गोली नहीं लेते हुए भी हम हमारे पेन को मैनेज कर सकते हैं बाय अल्टरनेट ठंडा गर्म से। ये आप पाद स्नान भी ले सकते हैं इसमें। एडी में दर्द है, काल्फ मसल में दर्द है, इसमें आप सिर्फ गर्म पानी भी कर सकते हैं, अल्टरनेट भी कर सकते हैं। पीठ में दर्द है, तौलिया एक गर्म पानी का रख दिया निकाला, एक ठंडे पानी का रख दिया निकाला, तो इससे भी उसमें काफी फायदा हो जाएगा। तो ये हो गया, नेचुरोपैथी में ऐसे ट्रीटमेंट रहते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी योगा में हम लोग कोई दवा यूज नहीं करते हैं। और उस पेशेंट को जिस टाइम दर्द हो रहा है, अभी हम बोलेंगे देखो जॉइंट पेन है तो शक्कर नहीं खाना है, आपका हड्डियों में कैल्शियम कम होगा, ये वो हम उसको बहुत सारा लेक्चर ले लेंगे। और वो पेशेंट इतने दर्द में है, वो बोलेगा अभी जब बंद करूंगा शक्कर बंद करूंगा, इतने दिन खाया वो गलती हो गई, पर अब मेरा ये दर्द, वो गोली लेने में मजबूर हो जाता है। फिर इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, अब योगा करवाना है, आपको मालूम है, आप सब योगी हो, आपको मालूम है योगा से पेट दर्द ठीक होता है, कमर दर्द ठीक होता है, घुटनों का दर्द ठीक होता है, सब ठीक है। लेकिन हमारे पास जो साधक आया है, ही कांट बेयर, वो पेन को बेयर नहीं कर पा रहा है, वो एक भी आसन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पेनफुल कंडीशन में है, उसमें स्वेलिंग है घुटनों में, वो क्या खा के योगा करेगा। तो उसके पेन्स को आपको पहले कम करना है, उसके वहां पे जो भी यूरिक एसिड जमा हुआ है, जो भी टॉक्सिसिटी जमा हुई है, उसको आपको हटाना है, तब जाके वो योगाभ्यास कर पाएगा। तो उस टाइम पे हमें ये पंचभौतिक उपचारों की हेल्प लेके उनको ठंडा गर्म सेक दिया, फिर उनको थोड़ा रिलीफ मिला, फिर वो कहीं जाके आसन कर पाते हैं। ओके। तीसरा जल चिकित्सा है नींद नहीं आना। अभी स्ट्रेस वगैरह वो तो रीजन बहुत है, लेकिन उसमें ये वाटर थेरेपी बहुत काम करेगी। नींद क्यों नहीं आ रही वो आप फाइंड आउट करो, बाद में उससे ट्रीट करो, भले ही वो साइकोलॉजिकल होगी, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होगी, पर
बहुत सारे पेशेंट्स के स्लीपिंग पिल्स मैंने बंद करवाए, ओंकार, मेडिटेशन, डाइट का सही तरीका, और बेस्ट वे गरम हॉट फूड बाथ थेरेपी, गरम पाद स्नान चिकित्सा। ये ब्लड प्रेशर में भी काम करेगी। जब पेशेंट को, अभी देखो कफ हुआ है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या प्राणायाम कराएंगे हम लोग उनसे? इससे तब उनको पहले अगर हम हॉट फूड बात देंगे, गर्म पानी में आपके काल्फ मसल तक आप पैर डाल के बैठ जाओ, एक 15-20 मिनट जब आप ये चिकित्सा को लेंगे, गर्म पानी में पैर डाला, हो सके तो आप एप्सम सॉल्ट, अक्खा नमक जो रहता है वो भी उसमें डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी रिजल्ट आएंगे। आप हॉट फुट बाद काल्फ मसल तक, पोटरी तक गर्म पानी में पैर डाल के बैठोगे तो इससे आपका अस्थमिक अटैक कंट्रोल में आएगा। आपके छाती में जो कफ है, क्योंकि ऊपर ब्लड सर्कुलेशन चढ़ के आपके लंग्स में काफी ऑक्सीजन मिलेगा और आपको गहरी अच्छी नींद आएगी। इसके बहुत फायदे हैं हॉट फूड बाथ थेरेपी के। अभी वापस उसमें बहुत सारे थेरेपीज है। टब बाथ थेरेपी, कटी स्नान जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट के पैर बाहर रहते हैं साधक के, और इतना कटी प्रदेश हम टब में रख देते हैं, टब में बैठ जाना। अलग अलग बीमारियों के लिए ठंडा, गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर, हो सके तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का पानी लेके अगर हम 15-20 मिनट उस टब भर पानी में, नाभि तक वो पानी आएगा, और कटी स्नान जो कटी प्रदेश है वो उसमें हमारा पूरा डूब जाएगा। उसमें जब हम बैठते हैं, मैंने तो हजारों पेशेंट्स को ये टब बाथ दिया। लेडीज में मेंसेस के प्रॉब्लम, मेनोपॉजल प्रॉब्लम, जेंट्स में प्रोस्टेट प्रॉब्लम, नपुंसकत्व, लेडीज में भी इनफर्टिलिटी, ट्यूबल प्रॉब्लम, ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, स्वेलिंग है हाथों में, गर्भाशय में स्वेलिंग है, किडनी स्टोन्स है, इन सबको इससे बहुत लाभ हुआ। पर हाल ही में आपने सुना होगा रॉय चौधरी सर, उनका मैंने एक वीडियो देखा था। उन लोगों ने तो उसके ऊपर रिसर्च किया। जो पेशेंट को उन्होंने, किडनी पेशेंट को टब में बिठाया, वो टब में से उठने के बाद वो जल को लेबोरेटरी टेस्ट करवाया और उसमें क्रिएटिनिन तक निकला। सोचो, आज डायलिसिस पेशेंट को अगर हम ये चालू करते हैं तो उनका क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन करने में भी ये ठंडा कटी स्नान, बॉडी टेम्परेचर, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जितना है उतने टेम्परेचर के पानी में उसको बिठाने से हमारे शरीर का जो भी अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए, एक्स्ट्रा जमा हो गए, वो हम पानी में निकाल सकते हैं। इतने उसमें भी हम अल्टरनेट कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में ठंडा गर्म देते हैं, किसी में गुनगुना देते हैं, किसी में ठंडा देते हैं, किसी में गर्म पानी सेक देते हैं। टेलबोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे हम अल्टरनेट ठंडा गर्म सेक देते हैं। इतने रिजल्ट है। आप ये फ्री है ना, कुदरत ने फ्री दिया है ना, भगवान ने बहुत बड़ी गलती की है, इन चीजों को फ्री दिए है, इसलिए हमें इसका वैल्यू नहीं है। बहुत सारे पेशेंट को ऐसे लगता है मुझे तो इतना बीमारी है, किडनी का डायलिसिस बोला है, और ये पानी क्या करेगा? पानी क्या नहीं कर सकता है, इसका अनुभव आप लो। तीसरी चीज, हम अब ये वाटर थेरेपी तो और बहुत सारी है। स्टीम का तो फिलहाल कोरोना में आपने सबने अनुभव लिया ही है कि पानी की वाफ, सिंपल पानी, पत्ता गोभी वाफ, पुदीना वाफ, कड़ू नीम की वाफ, निर्गुड़ी के पत्तों की वाफ, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पत्ते पानी में डाल के भी वाफ दे सकते हैं, जो हमारे अलग अलग बीमारियों में हेल्प कर। इंस्टेड ऑफ दैट ओनली पानी की भी स्टीम लेंगे आप, पानी की भी वाफ लेंगे आप, तो भी आपको कितने, थोड़ी सी सर्दी खांसी, मैं पेशेंट को बोलती हूँ थोड़ा भी स्नीजिंग होने लगा, आप इमीडिएट स्टीम ले लो, आप डरो मत। आप स्टीम नहीं लेते हो तो वो कफ कन्वर्टेड इनटू इन्फेक्शन, एंड दैट टाइम आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, बुखार आती है, प्लेटलेट्स कम होता है। इससे अच्छा थोड़ा भी तकलीफ आपको चालू होती है आप वाप लो, पर इसका मिसयूज भी मत करो। ऐसा देखा गया कि कोरोना काल में लोग दिन भर स्टीम लेते थे, जो नेचुरल लिब्रिकेंसी अंदर है उसको पूरा ड्राई कर दिया है लोगों ने। तो नेचुरोपैथी भी इतना सिंपल नहीं है कि आप ब्लाइंडली, इसलिए तो नेचुरोपैथी पे बोलते कि हाँ ये ऐसे अजीवाई सा बटवा है, ऐसे नहीं है। ये बहुत साइंटिफिकली जाएंगे तो बड़े से बड़ा डॉक्टर, वाटर थेरेपी के ऊपर डॉक्टर केलॉन्ग ने इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है कि एग्जैक्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है, एग्जैक्ट फिजियोलॉजी क्या होती है, जब हम पानी के प्रयोग करते हैं तो अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, कौन सा क्या केमिकल एक्शन होता है, पूरा वो पुस्तक में लिखा हुआ है।
इसलिए ये वाटर थेरेपी, ये स्टीम बाथ, ये बहुत काम की चीज है। लेकिन इसको अच्छे से साइंटिफिकली हम लोग जो डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा, ये कोर्सेज बाय टिळक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ऑथेंटिक कोर्सेज हम जो रन करते हैं, इसमें हम साधकों को इसका पूरा डिटेल विथ प्रैक्टिकल अच्छे से समझाते हैं कि ये कौन से पेशेंट में कैसे करना है, इसका एक्शन क्या है, कहाँ गर्म पानी लेना है, कहाँ ठंडा लेना है, कैसे करना है। जब ये लोग डिटेल सीखते हैं तो इसको प्रोफेशनली भी आप जाओ, अच्छे से प्रोफेशनली भी करो, तो भी पेशेंट को, रुग्ण को बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत बार लोग ठंडा गरम सेक लो बोले तो खुद के लिए, मेनली लेडीज, तो कभी मेरे पास बहुत सारे लेडीज आते हैं, मैं लेडीज के ही योगा क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो रूल आउट फाइनल किया है योगा में कि ठीक है, अपन अपने जो जेंट्स योग शिक्षक है वो जेंट्स का क्लास लेंगे, मेरा लेडीज क्लासेस चलते हैं। तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि लेडीज को मैंने बोला कि आप ठंडा गर्म सेक लो, तो वो बोलते अरे मैडम, 2 टब लेंगे, एक में ठंडा पानी लेंगे, एक में गर्म पानी लेंगे, फिर वो नैपकिन डुबोएंगे, फिर सेक लेंगे, इतना करने से अच्छा एक गोली दे दो ना, इतना टाइम किसके पास है। तो मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अब प्रोफेशनली जाओ। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं, वो अलग अलग लाइट के सेक लेते हैं, आप प्रोफेशनली जाओ। आप अच्छे क्वालिटी के स्टैंडर्ड टब्स लो, अच्छा नैपकिन लो, सोक करो उनको, उससे उनको बताओ उसमें कुछ डाला है आप डाल दो, किसी में निर्गुड़ी के पत्ते डालो, जो बीमारी है वैसे पत्तों का यूज करो, और उनको वो सेक दो। क्योंकि वो वहां पे प्रॉपरली देगा 10-10 बार, 15-15 बार, तब जाके उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप 2 बार ठंडा डालेंगे, गर्म डालेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, अब मुझे नहीं, रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट तक के पेशेंट रिवर्स आ सकते हैं अगर ये सब रूल्स डाइट के साथ फॉलो करेंगे तो। टेम्पररी, जब देखो कोई भी चमत्कार दिखाया तो नमस्कार करेगा। अब मेरे पास टूथेक का पेशेंट आया, बहुत दांत में दर्द है, बहुत दांत में दर्द है, और मैं उसको लेक्चर लेके बैठी, तूने मीठा खाया, ये क्या। वो टूथ पेन इज सेकंड टू लेबर पेन, वो एक लगाएगा, बोलेगा अरे मेरा को इतना दर्द हो रहा है, तू क्या डाइट का लेक्चर ले रहा है, दर्द को कम कर। अब मेरे हाथ में तो दवा नहीं है, मैं दर्द को कैसे कम करूं। मैं वहां पे बर्फ का सेक दे सकती हूँ, मैं वहां पे मैग्नेटोथेरेपी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं सिंपल सा अजवान का फूल, ध्यान में रखो। क्योंकि दांत के दर्द के लिए हमारे पास पेन किलर से दूसरा कुछ हमें मालूम नहीं, पर ये आज मैं आपको बताऊंगी, अजवान का जो फूल मिलता है, जो अभी कोरोना काल में हमने अणु तेल बना, छोटा सा पीस भी टूथपिक से हम वहां पे बिठाएंगे जहाँ पे दांत दांत दर्द कर रहा है, तो आपका पेंस रुकेगा। उसके बाद आप शक्कर बंद करोगे, उसके बाद सारे रूल्स फॉलो करोगे नेचुरोपैथी के, अपने आप आपका दांत आपको कोऑपरेट करेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये सब थेरेपीज वाटर थेरेपी में आते हैं। वाटर थेरेपी में और बहुत सारा है, बुखार में चादर लपेट, सिंपल ट्रीटमेंट तो सबको मालूम है, बुखार में सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखना। पर सिर्फ सर पे रख के फायदा नहीं होता है, उसको पेट पर भी रखना जरूरी है। पेट पर ठंडा पानी रखेंगे तो बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी बुखार आता है। उस टाइम पे आप सिर्फ सर पे पट्टी रखोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, आपको पेट पर भी उस टाइम पट्टी रखनी जरूरी है। तो ये हो गया वाटर थेरेपी। सेकंड पंचभूत महाभूत है वायु चिकित्सा, जो अभी आप कर चुके हो, प्राणायाम। एक हवा 100 दवा, ये बृहद वाक्य हर योगी ने अपने घर में लिखवाना है। एसी की हवा नहीं, हाँ, देसी की हवा। अगर आप खुली हवा में, बाबा जी हमारे कितना मस्त बताते हैं, कितना उनका डिवोशन है, कितना अंदर से बताते हैं इस चीज को क्यों करना है, क्या करना है। अगर हम इसको सिस्टमेटिकली रूल आउट करते हैं, देखो एक डीप ब्रीथ करो, अभी आप बैठे हैं और अच्छे से गहरी श्वास को अंदर भरो। अभी प्राणायाम में होता क्या है, लोग धक्के लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कपालभाति करते हैं, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। वैसे नहीं, आप उस हवा को बहुत बड़ी दवा मानो। मैंने तो ऐसे भी देखा है, देखो त्रिदोषों को नाश करने वाला अनुलोम विलोम पे बाबा इतना जोर क्यों लगाते हैं, सच्ची में। लेफ्ट से श्वास लेंगे आपका पित्त कम होगा, दोनों को बंद करेंगे आपके वात को प्रॉब्लम सॉल्व होगा। राइट से करेंगे तो आपका कफ कम होगा, क्योंकि राइट ये सूर्य नागपुड़ी है, लेफ्ट ये चंद्र नागपुड़ी है, जो हमें ठंडक देती है, गर्माहट देती है। बाबा क्यों बोलते हैं अनुलोम विलोम करो, ताकि आपका बैलेंस बना रहेगा। आपका जो इम्बैलेंस हो चुका है टेम्परेचर का बॉडी में,
वो बैलेंस बनेगा। गर्मी जाएगी तो कफ कम होगा, ठंडी जाएगी तो पित्त कम होगा, दोनों को बंद करेंगे तो वात में बैलेंस आएगा। इसलिए बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम सारी बीमारियों की दवा। तो इस हवा को लेते समय एनर्जी को हमें अंदर लेना है। एक वैश्विक एनर्जी है हमारे पीछे, एक वैश्विक एनर्जी है। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। ओके। एक वैश्विक एनर्जी है जो काम कर रही है, तो हमें इस हवा के साथ उस वैश्विक एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को सवेरे सवेरे अंदर लेना है। मैं मेरे पेशेंट्स को, जो कोई भी योगाभ्यास नहीं कर पाता है, उसको शवासन में डीप अब्डोमिनल ब्रीदिंग दे के भी काफी रिलीफ दे सकती हो। कि उसको सिर्फ डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग देना है। गहरी श्वास भरते हुए पेट ऊपर आ रहा है, गहरी श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। इसको अगर आप 10-15 बार भी कराओगे तो डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। आजकल लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है लोगों को, फाइनेंशियली, बाकी भी कुछ लफड़ा शपड़ा, बहुत सारे टेंशन में लोग हैं। तो उनको सिर्फ डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी आप कराओगे तो उस टाइम पे उसको आप सेटल कर पाओगे। तीसरी चीज ये प्राणायाम की है, जिसमें हम शीतली शीतकाली, अभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में तो दवा है नहीं। नींबू पानी, ये अगर डाइट का अच्छे से नॉलेज है तो डाइट का कुछ सूप्स वगैरह देके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम इमीडिएट, कहाँ पे भी आप हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, इमीडिएट आप उसको शीतली शीतकारी प्राणायाम दे के थोड़ा सेटल कर सकते हैं। प्यास लग गई आपको, आपको पानी की सुविधा नहीं है, उस टाइम पे भी शीतली शीतकारी काम करेगा। गले में अभी दर्द है, कितना डरते थे लोग, गले में दर्द है, हो गया कोरोना, गले में प्रॉब्लम। अरे जो उज्जयी प्राणायाम करके हवा को लेगा, उसको कितना प्रॉब्लम, थायराइड रहो, स्पीच थेरेपी, ये सब में कितना काम करेगा वो। तो ये वायु स्नान, अंदर से भी हवा लेनी है और ऐसे सोचना है कि ये वायु का मैं स्नान ले रहा हूँ, हवा अंदर, पीपल का पेड़ है, हम सारे योग से जुड़े हुए हैं, बाबा रामदेव जी के साथ जुड़े हुए, उन्होंने इतना काम करने का जो ठान लिया है, तो हमारा छोटा सा कोऑपरेशन चाहिए कि हम हमारे घर के आजू बाजू तुलसी के पेड़ लगाएंगे। नीम के पेड़ को बहुत डरते हैं लोग, अरे नीम तो पूरा दिन ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जो नीम के पेड़ की हवा लेगा उसको कितना ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन का महत्व हमने जाना है। अगर फ्री का ऑक्सीजन नीम दे रहा है तो क्यों ना हम वॉक करने को जाए, नीम के पेड़ के वहां बैठे, लंबी लंबी श्वास को भरे छोड़े। एक हवा सच्ची में 100 दवाइयों का काम करती है। हालांकि आप सब योगी हो, अभी अभी आप प्राणायाम कर चुके हो, इसलिए हवा पंचमहाभूत पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, पर आप इसको जरूर फॉलो करो। फॉलो करते समय आपको ध्यान देना है कि सिर्फ प्राणायाम नहीं करना है, आपको मेंटल योगा एंड मेंटल प्राणायाम करना है। आपको श्वास के साथ खुद को उसको जोड़ना है। आंखें क्यों बंद करनी है योगा में? एनर्जी को स्टोर करो, वेस्ट मत करो। योग में क्या होता है, इतर व्यायाम और योग में फर्क क्यों है? क्योंकि योग एनर्जी को लॉस नहीं होने देता है, एनर्जी स्टोर करता है। देखो, योग करने के बाद हमें काम करने की ताकत आती है, इतर व्यायाम करने के बाद अपन थक जाते हैं, क्योंकि ये हवा हमारे अंदर, जितना खाना हमारे लिए जरूरी है, पानी जरूरी है। भले ही महीना भर हमको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन हवा नहीं मिले तो नहीं चल सकता। इसलिए कुदरत की ये हवा को हमें खराब नहीं करना है। एसी को हमें कम से कम यूज करना है, क्योंकि उसमें से जो केमिकल बाहर निकलता है उससे काफी साइड इफेक्ट्स है। जो धुआं है, जो अगरबत्ती हम जला रहे हैं, इससे अच्छा हम हवन कर सकते हैं, गाय की गोबरी को जला सकते हैं, अग्निहोत्र कर सकते हैं, और जितना हो सकता है हमसे ये हवा का पोल्यूशन हम रुका सकते हैं। तीसरी चीज है, तीसरा पंचमहाभूत है मिट्टी। वाह वाह, क्या बात है, काली मिट्टी। मिट्टी से आए मिट्टी में जाना है, मिट्टी को माँ कहा जाता है। मिट्टी से सुंदर सा गुलाब का फूल आ जाता है, क्या सुंदरता मिली है वो गुलाब को। अगर वो मिट्टी कमल को इतना ब्यूटीफुल बना सकती है, गुलाब को इतना ब्यूटीफुल बना सकती है, तो हम क्यों केमिकल कॉस्मेटिक के पीछे भाग रहे हैं? क्यों ना हम खुद के ऊपर मड थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं? मिट्टी इतनी काम की चीज है, आज लोग भाग रहे ब्यूटी के लिए,
पहले तो लेडीज पार्लर्स थे, अभी जेंट्स पार्लर्स है, और क्या क्या कॉस्मेटिक अपने ऊपर लगा के कॉस्मेटिक कैंसर तक को डेवलप किया है। उसमें जो भी केमिकल्स है उससे हमें कितने साइड इफेक्ट भी है। इससे अच्छा ये काली मिट्टी, इसका तरीका रहता है बनाने का। आप कौन सी भी मिट्टी लगाएंगे, अभी फिलहाल में बहुत पोल्यूशन हो चुका है। पहले के जमाने की बात अलग थी, लोग जाते थे नदी किनारे की मिट्टी निकालते थे, अप्लाई करते थे, नहा लेते थे। उनको कभी बाल झड़ते नहीं थे, बाल सफेद कब होते थे तो वो सीनियर होने के बाद बताते थे लोगों को, सुना सुनो अब मेरा सफेद हो चुके हैं मेरे। तो तब की बात अलग थी। पर अब क्या हुआ है, सब जगह बहुत पोल्यूशन हो चुका है। तो पोल्यूशन की वजह से कहीं से भी मिट्टी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस मिट्टी का हर नेचुरोपैथ, हर योग साधक ने अपने घर में ये मिट्टी बना के रखना है, ताकि हम पेशेंट को इमीडिएट भी दे सकते हैं। बहुत बार इमरजेंसी में भी ये मिट्टी काम आती है। अभी देखो, कोई भी ये हनी बीज, मधुमक्खी वगैरह काट गई, या कोई भी जो भी इंसेक्ट बाइट्स हो जाता है, तो आप इमीडिएट मिट्टी अप्लाई करो। ये पूरे जहर को सोख लेती माँ है। मिट्टी माँ है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिसिटी है उसको वो खींच लेती है, बाहर निकाल सकती है, एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल रही है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। तो ये मिट्टी आप किस तरीके से बनाएंगे? देखो, अभी तो बरसात चल रही है, लेकिन अभी अक्टूबर हीट आएगा, तब पूरी धरती माता मस्त हीट से सूखी हुई रहती है। मई धूप में या अक्टूबर धूप में आप नीम के पेड़ के आजू बाजू, जहाँ पे कोई भी खेती से मिट्टी मत लाओ, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, अभी हमारे किसान भाई बहन बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, बाबा जी उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि मत यूज करो ये, रेसिड्यू फ्री बनाओ। एक अनार अगर 100 बीमारियों में काम करता है, पर वो अनार को कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ, 100% खांसी की दवा है, अनार का जो छिलका है उसको उबालो, थोड़ी सी हल्दी डालो और पी लो। अब देखो खांसी में कितना अच्छा अनुभव आएगा। पर आज वो छिलके में ही इतना केमिकल डाला हुआ है, तो डर लगता है लोगों को वो ट्रीटमेंट बताने में भी। मैं खुद परेशान थी कि अरे मैं तो नेचुरोपैथी कर रही हूँ, मेरे पास तो फूड इज मेडिसिन है, मैं इनको दवा तो बोल रही हूँ, आप धनिया खाओ, आप अनार खाओ, आप केला खाओ, पर ये क्या चल रहा है इसका जब अभ्यास किया तो। पर कुदरत, बोलते हैं ना, भगवान को चिंता रहती है, अपने आप मेरे पास ऐसे कुछ लोग जुड़े, हमारे थीटे सर वगैरह, कि जो हमें बिना केमिकल यूज किए हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ्रूट सब्जियां लाके देते हैं, और हम उनका प्रयोग करके हमारे पेशेंट्स को लाभ देते हैं। आप में से भी किसी के पास ऐसी चीजें होगी तो वो अनार के छिलके को सुखा के रखो, उसकी पाउडर बना के टैबलेट अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, या फिर उनको दो, खांसी हो रही इसको उबालो, इसका पानी पी लो। अब ये अनार भी कहाँ से आया? काली मिट्टी से आया। तो बोलने का मतलब था, खेती में यूरिया वगैरह यूज करती है, वहां से मिट्टी नहीं लाना है। जहाँ पे नीम का पेड़ है वहां पे जाओ, थोड़ा 1-1.5 फुट खड्डा करो, ऊपर की पोल्यूटेड मिट्टी हटाओ, नीचे से मिट्टी निकालो, उसको 3-4-5 दिन गर्म धूप में सुखाओ, उसको अच्छे से कूट के छान लो। छानी हुई मिट्टी ऐसी चाहिए जैसे लगाते समय हमें लगना चाहिए मक्खन लगा रहे। हमारे पास ये मिट्टी अवेलेबल होती है, ये मट पैक करके हमारे बहुत सारे जरूरतमंद भाई बहन इसका व्यापार भी करते हैं, अच्छे तरीके से ये मिट्टी बना के पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उनकी मेहनत का जो भी चार्ज है वो लेते हैं, लेकिन ये मिट्टी बड़ी काम की चीज है। इसको आपने छाना, मैं तो आपको प्रोसीजर बना रही हूँ ना, तो आपको खरीदना है, मुफ्त में दिया है। इसको छान लिया, फिर उसमें कड़ू नीम का जूस निकाल के डालते हैं, चिक्खल बनाते हैं, वो चिक्खल को वापस सुखाते हैं, वापस उसको कूटते हैं, वापस उसमें कड़ू नीम का जूस डालते हैं। ये 3 बार प्रोसेस करते हैं। इसको बोलते हैं माती को स्टरलाइज किया, मातीला कडुलिंबाच्या भावना दिल्या, माती को नीमयुक्त बनाया। और ये ऐसी नीमयुक्त बनी हुई 3 बार प्रोसेस की हुई मिट्टी छान छून के हम रखते हैं। फिर जब भी पेशेंट्स आएगा उसको आधा घंटे पहले भिगाओ, कोई भी मिट्टी के बर्तन में भिगाया तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई भी फाइबर के बर्तन में भिजो। इसको स्टील में वगैरह लोहे में नहीं भिगाना है, क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारे मैग्नेटिक पावर रहते हैं। आज हमारा पैर मिट्टी को टच ही नहीं कर रहा ना, चप्पल चप्पल यूज कर रहे हम, मिट्टी के साथ हमारा कनेक्शन ही टूट रहा है। पहले के जमाने में लोग मंदिरों में दर्शन में जाते थे, बोलते थे वाह मैं वो भगवान को जाके आया, मेरी बीमारी ठीक हो गई।
आज मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते मैडम मेरे दादाजी एक ही बार गए वो पहाड़ी पे, वो जो भी है डोंगर पे चढ़ के, और उनका ठीक हो गया। मैं 10 बार जाके आया हूँ पर मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, भगवान नहीं रहा है अभी। भगवान तब होगा क्या नहीं माहिती नहीं, आप भी है क्या नहीं मालूम नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं। पर दादाजी को रिजल्ट्स कैसे मिलते थे, तो उनकी एक पॉजिटिविटी थी, यस भगवान मुझे करेगा। हम क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं लेकिन बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे ठीक होगा, डॉक्टर ने तो ऐसे बोला है, फिर क्यों मांग रहा भगवान पे। अगर तेरा भरोसा है तो लटक, दे ही भगवान मुझे देगा, जरूर देगा। और दूसरी चीज दादाजी ठीक होने की थी, वो चप्पल नहीं पहनते हुए वो मुरमा खड़का मिट्टी वाली जमीन से चल के जाते थे। आज हर मंदिरों में संगमरवरी पत्थर लगे हुए हैं, मिट्टी टच नहीं हो रही, या फिर मंदिर के दरवाजे तक हमारी गाड़ी पहुंच रही है, फिर कैसे फायदा होगा। तीसरी चीज, हवा, अच्छे से हवा ले रहे हैं हम, एसी गाड़ी में बैठ के मंदिर के दरवाजे तक जाते हैं। तो ये सब पंचमहाभूत मिलना चाहिए, इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है हर धर्म के भगवान मंदिर पहाड़ी पे जाके ऊंचे बैठे हैं, आप आओ ऊपर, तो वो आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट अपने आप हो जाता है उसमें। हाँ ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये मिट्टी बनाना है। अब इसको पिंपल्स है, लगाओ, देखो आप रिजल्ट क्या मिलेंगे। बालों में डैंड्रफ है, बालों को बाल झड़ रहे हैं, बालों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कितनी परेशानियां बालों की चल रही है, कितनी परेशानियां स्किन की चल रही है, सनबर्न एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, कितने सारे स्किन प्रॉब्लम्स ये मिट्टी पूरा कवर अप कर सकती है। अलग अलग टाइप से लगाना है, इसमें ध्यान रखना है जहाँ पे खुली जख्म है वहां पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, वहां पे पतला सा मलमल का कपड़ा रख के पट्टी बना के वहां पे रखना है। हीलिंग प्रोसेस मट्टी से बहुत अच्छा होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में मैंने देखा है गैंग्रीन तक जो पेशेंट पहुंच गया था उसको तक रिकवरी मिली है, अंदर से डाइट और ऊपर से मट थेरेपी। उसका अप्लाई करने का अलग अलग तरीका रहता है। मिट्टी की पट्टियां रहती है, गर्म पट्टियां रहती है, ठंडी पट्टियां रहती है। ये जो मैंने वाटर थेरेपी पेट की बताई थी आपको, वहां पे आप मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोगों को मिट्टी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैं उधर ठंडे पानी की पट्टी बता रही हूँ। लेकिन आपको स्किन प्रॉब्लम में पसीने की बदबू है, आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, आप जल चिकित्सा के साथ बाहर से मट थेरेपी लो, आप डिटॉक्स करो, डिटॉक्स वाटर्स पीना चालू करो। आंवला, ये जो भी जीरा धनिया सौंठ मेथी अजवान, इसका पानी, ये सब डिटॉक्स वाटर्स बने हुए हैं, इनको लेना चालू करो। तो और शाकाहार करो, अच्छा कुदरत ने जो बनाया है उसको खाना चालू करो, अपने आप आपके पसीने की बदबू निकल जाएगी, और ऊपर से आप मडबात ले लो, एक बार तो भी अनुभव लो आप। अभी आंखों के ऊपर भी मिट्टी की पट्टी बना के, आजकल अभी देखो अपना भी ऑनलाइन चल रहा है आजकल सब, व्हाट्सएप, रात रात भर लोग सोते नहीं है, रात रात भर कैसे टाइम मिलता है लोगों को, क्यों क्यों रात रात भर मैसेज टाइप करते बैठना है, क्या गुड मॉर्निंग क्या गुड नाइट, क्यों, दिल से दो पहुंचेगा उन तक, क्यों इसमें रात खपा रहे हैं लोग, नहीं खपाना चाहिए। इसमें हमारी आंखों की बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। हाँ जहाँ पे यूज करना है, अभी देखो आज मेरे जरूरी था, आपको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए था तो जरूरी था मोबाइल, पर जहां पे मुझे जरूरत नहीं है, जो मेरा बहुत इमरजेंसी काम नहीं है, वहां पे मैं क्यों मेरे मोबाइल मैसेजेस डिलीट करने में मेरे आंखों की इतनी शक्ति क्यों खर्च करूं। और हो भी गई अभी काम की वजह, आईटी सेक्टर में काम करने वालों को तो नहीं बता सकते आप, उनको तो कंप्यूटर पे ही बैठना पड़ता है। तो उनके लिए भी अगर हर रोज जब टाइम मिले आईपैड्स, हमारे नेचुरोपैथ बोलते हैं हमें प्रोफेशनल कैसे रहेगा, तो आपको ये प्रोफेशनल वर्क बहुत सारा है, आप आईपैड्स बना के सेल कर सकते हो मिट्टी के। आईपैड्स अगर आंखों पे रखते हैं तो आंखों में एनर्जी, आंखों की थकान दूर हो जाती है, आंखों की लाली निकल जाती है, रंजनवाड़ी जैसे बीमारियां ठीक हो जाती है, आंखों में से पानी आना, आंखों को जलन होना, स्पेक्स का नंबर बार बार बढ़ना, सब चीजों में ये काम करे। ये क्या बताऊं, ये मिट्टी के, मेरा तो ये फेवरेट है मट थेरेपी, कितना बताऊं, पर समय की मैं खुद अभी बिजी हूँ, पर हमारे निगम सर की बहुत ही रिक्वेस्ट थी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये जो भी 30-35 सालों का मिट्टी पानी
हवा, डाइट चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इनके ऊपर का पेशेंट्स का अनुभव इतना अच्छा है। इसमें से एक चीज भी कोई करेगा, किसी की एसिडिटी कम होगी पेट पे पट्टी रखने के बाद, किसी का स्किन प्रॉब्लम ठीक होगा मड थेरेपी के बाद। मैंने सोराइसिस के तक पेशेंट्स के ऊपर मड थेरेपी अप्लाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। मेरे साथ जो हम जो साथ में काम करते हैं वो पोतनीस मैडम शायद से जुड़े हुए, मैडम जुड़ला का नहीं तुम्हें, डॉक्टर हिमांगिनी पोतनी, शी इज एमडी इन स्किन स्पेशलिस्ट। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, वो काफी सीनियर है, अभी अपने साथ जुड़े हैं वो ऑनलाइन में। वो मैडम बीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस है, फिर भी नेचर और योग के ऊपर की, बाबा रामदेव के ऊपर की उनकी श्रद्धा उनको नेचुरोपैथिक्स को खींच लाई, और वो आरोग्यवर्धिनी संस्था जो उस संस्था के जरिए जो कोर्सेस ले रहे हैं उसकी वो अध्यक्षा है। और वो खुद स्किन स्पेशलिस्ट होते बावजूद भी अपने पेशेंट को मड पैक प्रिस्क्राइब कर रही कि आप मड पैक लगाओ, आपको एलर्जी हो गई आप मड पैक लगाओ, आपको ये हो रहा है आप मड पैक लगाओ। तो ये मट्टी के प्रयोग आप जरूर करना है, और क्या क्या रिजल्ट नहीं मिलते हैं आपको। देखो इतनी रामबाण ट्रीटमेंट है मट्टी, कितने लोगों के कितने स्किन प्रॉब्लम से लोग परेशान है, खुजली हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, कितने महंगी सारी क्रीम्स एंड गोलियां जो स्किन प्रॉब्लम में खुद मैडम बताएंगे, स्टीरॉयड वगैरह तक के प्रयोग बाहर से लगाने में भी किया है, तो भी वो अंदर एब्जॉर्ब होता है। और कितने मेरे आर्थराइटिस के संधिवात के पेशेंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि मेरे को स्किन प्रॉब्लम हुआ था, मैंने सो एंड सो दवाइयां ली और उसके बाद मेरी जॉइंट जकड़ गए, मेरे जॉइंट में दर्द हो। तो आपके साथ भी कोई डॉक्टर होगा तो वो भी आपको बताएगा बिकॉज ऑफ दैट स्टीरॉइड आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहां पे हम अगर मिट्टी की पट्टियां, मिट्टी का प्रयोग, आहार चिकित्सा में बदलाव, मन मानसिक तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब सीख लोगे, सात्विक रहना, सात्विक आहार खाएंगे तो वृत्ति भी सात्विक होगा, इसलिए परान्न को वर्ज बोलते हैं। योगा में, नेचुरोपैथी में दूसरों के घर का अन्न क्यों नहीं बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं कि उसकी वृत्ति कैसी हमें पता नहीं ना, वो कैसे खिला रहा है हमें। ठीक है। तीसरी चीज, अब ये मड थेरेपी डाइट, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर कभी हम आहार चिकित्सा के बारे में बताएंगे। पर आज मुझे पंचभौतिक उपचार ये टॉपिक दिया गया है इसलिए मैं इसके ऊपर बता रही हूँ। पर आहार से भी हम सारी बीमारियों को, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन अवर डाइट, हम जो खा रहे हैं उसके ऊपर ही सब डिपेंड करता है। तो सवेरे से लेकर रात तक हमारी थाली कैसी होनी चाहिए। अभी हमारा संडे के दिन डिप्लोमा स्टूडेंट को सेमिनार है, और उसमें हमने वही फोकस रखा है कि उनको जो भी खिलाएंगे उसके प्रति हमें पूरा साइंटिफिक बताना है कि आप टमाटर खा रहे हो, आप मौसमी खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है उससे, वो दवा का काम कैसे करती है। जब आप मौसमी के बारे में सुनोगे, स्वीट लाइम के बारे में, तो आप बोलेंगे बाप रे, भगवान ने कितना मेडिसिन छोड़ा है वो मौसमी के अंदर। वो अनार क्या, एक 100 बीमार, एक अनार, कितनी बीमारियां ठीक हो सकती है एक अनार खाने के बाद। जब साइंटिफिकली उसमें क्या है क्या नहीं, हमारे जो साफिया मैडम है वो पूरा, शुभी मैडम है पूरा उस दिन उनको सिखाने वाले हैं। तो ऐसे सेमिनार्स हम अरेंज करके लोगों तक ये पहुंचाए कि ये पंचभौतिक ट्रीटमेंट, ये आहार चिकित्सा, ये योगाभ्यास, पहला सुख निरोगी काया, अगर आप हेल्दी रहो तो बाकी सब व्यापार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो इन सबको अपनाओ और आप अपना पूरा आगे का लाइफ बहुत अच्छे से करो। 35 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। मैडम अभी जुड़ चुके हैं, पोतनीस मैडम हमें अभी जुड़ चुके हैं। वो एफडी मैंने बताया ना आपको, वो कैसे मड थेरेपी, लास्ट में 5 मिनट अब मेरा खत्म होने के बाद मैडम आपसे बात करेंगे, क्योंकि सॉरी टू से मैं उनके सिवा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एमबीबीएस एमडी होने के बावजूद 35 साल पहले, आज योगा का नेचुरोपैथी का वैल्यू लोगों को आया है, पर 35 साल पहले वो खुद मुझे समझाते थे तो ये काम कर, हमारी दवाइयों के बहुत इफेक्ट रहते हैं, बीमारी तो ठीक होती है पर कुछ केसेस में दवाइयां लेनी पड़ती है। सॉरी टू से आशा, तो ये बहुत जरूरी है। सॉरी, आवाज आ रही है? अभी आवाज बीच में कनेक्शन का हुआ पता है। जी जी हेलो, जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी लास्ट के 10 मिनट रह चुके हैं हमारे। मैं दो पंचमहाभूत बता के थोड़ी देर हमारे मैडम भी आपसे बात करेंगे, मैं ऑर्गेनाइजर को
बिना परमिशन के बता रही हूँ, लेकिन ये चीज सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम योग वाले, नेचुरोपैथी वाले तो बोलते ही है करो करो, पर जब सुनार कान लगाता है तो वो जल्दी लग जाता है। वैसे एक इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर आपको बता रहा है कि ये मट्टी के उपयोग करो, मैंने मेरे स्किन पेशेंट्स में कैसे इसके उपयोग किए हैं, तब लोगों का भरोसा, बाप रे, एमडी डॉक्टर, स्किन में इतना अवार्ड मिले हुए, उन्होंने अपने को बताया है, तो इसलिए उनसे भी हम दो शब्द सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद मिट्टी का तो रुक ही नहीं सकती मैं, क्योंकि मैंने इतने बिंदी की एलर्जी, मैंने ऐसे भी मेरे पेशेंट्स को ठीक किया कि जिनको बेचारे इतने परेशान हो चुके थे कि पूरा बिंदी एलर्जी, और सौभाग्यवती को तो बिंदी लगाना जरूरी है पर नहीं लगा पा रही थी, पूरा इन्फेक्शन हो गया था, वहां पे भी हमें मिट्टी से बहुत फायदा मिला, थोड़ा आहार में भी चेंज करने पड़ते हैं उस टाइम पे। तो ये सब है। अभी क्या क्या देखा हमने, जल चिकित्सा देखा, फिर हमने देखा वायु चिकित्सा, फिर मड थेरेपी, पृथ्वी तत्व देखा। अब हम देखेंगे आकाश तत्व, सॉरी, आकाश तत्व से पहले हम देखेंगे तेज तत्व, क्योंकि हमारे जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहां पे वैद्य नारायण हरि, हमारे सूर्य देवता, सूर्य भगवान, मित्र रवि मित्र आ चुके हैं, जिनको हमने अभी अभी सूर्य नमस्कार भी किए हैं। ऐसे रवि पुत्र को प्रणाम करके उनसे जो पावर बढ़ती है, देखो भविष्य शास्त्र से लेकर, अध्यात्म शास्त्र से लेकर, साइंस से लेकर, सूर्य के लिए जो अभ्यास किया गया है, क्या पावर है, क्या एनर्जी है, क्यों हमारे धर्म में बोला है सूर्य को अर्घ्य दो, उसको क्या करना है तुम्हारा इतना सा पानी, उस बहाने तुम धूप में जाओगे, हमारे शरीर के ऊपर वैद्यो नारायणो हरि उसको कहते हैं, सूर्य देवता तेरे जैसा वैद्य तू ही, सिर्फ 10 मिनट सन बाथ लेने से D3, कैल्शियम, स्किन प्रॉब्लम, मैं खुद व्हाइट पैचेस के ऊपर फ्री में ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, वहां पे भी सन बाथ थेरेपी काम करती है। बॉडी पे कोड भी आया है तो भी आप धूप में बैठोगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, देखो। तो आपको सन बाथ, कुछ भी रहो, कितना भी का हेक्टिक शेड्यूल रहो, आपको समय निकाल के ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लेना है। छोटे बेबी को भी आपको जितना धूप में रख सकते हैं, सवेरे निकलते हुए धूप आप दो, और उसके रिजल्ट देखो। उसमें अलग अलग चिकित्सा है, कौन से रंग में, रेड कलर के रंग में से धूप जाएगी तो क्या बीमारी ठीक होती है, ब्लू कलर से जाएगी तो कौन सी ठीक होती है। तो ये डीप स्टडी है नेचुरोपैथी का आगे का, पर आपको कुछ भी नहीं समझता है फिर भी ऐसे ही धूप में बैठो, आप देखो आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपका कैल्शियम मेंटेन होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। वैद्यो नारायणो हरि है, वो वैद्य का काम करेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको छुड़वाएगा। मैं जब ये लेक्चर लेती थी तब एक जगह मैं गई थी, और वहां पे मेरे लेक्चर के बाद जो अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने बताया कि सच्ची मैडम आप कितनी सही बात बता रहे हो, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि पहली की माँ बच्चे को गाना सुनाती थी, लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र लपला ग बाई, अजून माझ्या बाळाला झोप का गए तने। इसका मतलब क्या, कि पहले लोग चंद्रमा आने के बाद सो जाते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस गुड नाइट गुड मॉर्निंग नहीं करते बैठते थे, सो जाते थे, और सवेरे सूर्य देवता आते थे तब उठ जाते थे। अब सॉरी टू से, अपने जो भी सेमिनार योगा के लगते हैं वो सवेरे 5 बजे लगते हैं। अब लोगों को उसमें से थोड़ा नुकसान भी क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका स्लीप मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जिनको सवेरे उठ के जल्दी उठ के प्राणायाम करना है, वो रात को जल्दी सोना चालू करे, कोशिश करे, स्लीप को मैनेज करे। छोड़ दो ये किससे गुड नाइट ले रहे हो, भगवान ने डिसाइड किया है हमारी नाइट कैसे जानी है, डे कैसे जाना है, किसी से बोलने से नहीं जाता है। क्यों गुड नाइट करने को रात को जागना है और मैसेज भेजना है गुड नाइट, क्या करना है। इससे अच्छा आप सो जाओ। इसलिए फिजिकल वर्क करो, सूर्य नमस्कार करो, योगाभ्यास करो, अपने आप नींद आ जाएगी। नींद क्यों नहीं आती है, सात्विक रहो, अपने आप नींद आ जाएगी। तो और उसके लिए मैंने हॉट फुट बाथ थेरेपी भी बताई है। तो आपको क्या करना है, ये स्लिप को भी मैनेज करना है अच्छे से। जिसकी स्लिप मैनेजमेंट नहीं होती है उसको पंचमहाभूत रहो, आहार चिकित्सा रहो, योगा चिकित्सा रहो, उतनी काम नहीं करेगी। इसलिए ये एक ट्रीटमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना। उसके बाद लास्टली हम देखेंगे आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी पोकड़ी। हाल ही में हमारे चातुर्मास हुआ है, चल रहा है, श्रावण महीना हो चुका है,
क्यों मुस्लिम लोगों के रोजे हो चुके हैं, क्यों हर धर्म में ये उपवास बताया है। तो जब हम उपवास करते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी की पूरी एनर्जी जो डाइजेशन में हम खर्च कर रहे हैं वो अंदर रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, आज मुझे कुछ भी काम नहीं है क्योंकि मेरे घर में सबको खाना खाने के लिए एक जगह पे बुलाया है। अब मुझे खाना नहीं बनाना है तो मैं क्या करूंगी, चलो मेरा ये कबाड़ खराब है इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। कबर्ड पहले भी खराब था, लेकिन खाना बनाने से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, या मुझे मेरे बच्चे पे ध्यान देना है, मेरे घर वालों के ऊपर ध्यान देना है। मैं कब दे पाऊंगी, जब जिस दिन मुझे खाना नहीं बनाना है उस दिन में मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा तो मैं वहां जाके देखूंगी ना। वैसे हमारे शरीर में जब खाना नहीं जाता है तो ब्रेन अंदर से कहता है डाइजेस्टिव एनर्जी को कि आज तुम लोग को काम नहीं है, जाओ घुटनों की तरफ की सफाई करो, जाओ आंखों की तरफ की सफाई करो। डाइजेस्टिव एनर्जी अगर नहीं होती है, और उसमें क्या होता है, उपवास में बहुत सारा साइंस है, फैट्स को कैसे पचाते हैं, उसमें जो जो है हमारे शरीर का कैसे होता है। लंघनम परमम औषधम, ये हमारा बृहद वाक्य है। और डॉक्टर जयनारायण जी जायसवाल से लेकर भागवत मैडम से लेकर इन लोगों ने फास्टिंग से बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दी है। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, बस डू नथिंग इज अ ट्रीटमेंट, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने भी बताया, डू नथिंग, कुछ मत करो, बॉडी अपने आप करेगी। आप खाओ मत, हो सके, बहुत शक्ति कम है, ग्लूकोज बहुत कम है, आप कोई भी फल फूल का जूस ले सकते हो, अभी हाल ही में लघु लंघन कर सकते हो। लेकिन लंघनम परमम औषधम, उपवास चिकित्सा आपकी परम दवा है। और इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। ये स्टार्वेशन नहीं है, भूखा मारना नहीं है हमें किसी को, कि नहीं तो उपवास करते बोलते अरे क्या करूं, कितने बजे छूटेगा क्या अभी उपवास, ऐसे नहीं है। ये अंदर से लर्न करो, उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, यही हम कोर्सेस में सिखाते हैं कि लंघन चिकित्सा क्या है, इसको हमें फॉलो करना है। तो ये सब पंचभौतिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए। हमारा समय भी हो चुका है, मैंने पहले ही मैडम को बताया था कि मुझे 7:45 तक का ही टाइम है। फिर भी ये 5 एलिमेंट्स ट्रीटमेंट आप अपने जिंदगी में उतारो। उसके साथ योगाभ्यास तो आप कर रहे हो, प्राणायाम तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ हमारा आहार विहार अच्छा रखो, हमारे विचार अच्छे रखो, सात्विक विचार सात्विक आहार। हमारी कितना जीना है ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, कब टिकट निकलने वाला है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कैसे जिए। हम जब जन्म लेते हैं तो रोते रोते आते हैं, जब हम जाएंगे तो बाकी लोगों ने रोना चाहिए, और बाकी लोग कब रोएंगे, हम उनके काम आ सकते हैं तब रोएंगे। अब हम काम कब आ सकेंगे, पहले हम तो फिजिकली फिट रहे तो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा फिजिकल फिटनेस इन चीजों से 100% आ सकता है। 30% बीमारियों में मैं नहीं बताती हूँ, मेरे साथ तो पोतनीस मैडम जैसे हजारों डॉक्टर काम करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि ये पैथी गलत है क्या, वो हमें ये चीज को देखना ही नहीं है। जहाँ पे एलोपैथी जरूरी है वहां पे आप जरूर लो, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आपको कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो गया है, आपका कुछ बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे आपको एलोपैथी लेना ही है। लेकिन 70% बीमारी आप सिर्फ लाइफस्टाइल को मैनेज करोगे तो आप ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो भी गया तो आप पंचभूत महाभूतों की हेल्प लेके उसको ठीक कर सकते हो। अगर इतना अच्छा साइंस है तो हम क्यों ना हमारे बच्चों को यही कोर्स सिखाए। यही कोर्स में हम हमारा प्रोफेशनली कैसे जा सकते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं नेचुरोपैथी योगा का, क्योंकि लोग इसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर पोतनीस मैडम जो मेरे गुरु आवाज मेरे सुनाई नहीं आ रही मैडम। अभी तो मेरा नहीं आ रहा है। अभी तो जी पोतनीस जी मैडम कैसे जा रही है? हम लोग आ रही पोतनीस है मैडम मैडम, आ रही है मैडम, आवाज ठीक आ तब रही है। तक आप पोतनीस मैडम से जुड़ो, मेरे यहाँ थोड़ा रेंज में प्रॉब्लम है। आप पोतनीस नहीं मैडम बिल्कुल से जुड़ो, थोड़ा 10 मिनट वो आपको बताएंगे, और फिर मैं आपसे विदा ले रही हूँ। फिर कभी जब मुझे टाइम रहेगा आराम से हम लोग आहार चिकित्सा के बारे में देखेंगे। और जरूर आप इस जहाँ पे भी ये कोर्सेज चलते हैं, मैं नहीं बता रही हूँ कि आप हमारे से ही करो, जहाँ पे भी नेचुरोपैथी योगा कोर्सेज चलते हैं वहां पे आप जाओ, डिटेल में साइंटिफिक इन सब चीजों का अभ्यास करो और इनका इम्प्लीमेंटेशन करो, आपको जरूर फायदा होगा। ये नो साइड इफेक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी
जाना साइंटिफिकली है। ऐसे भी नहीं बताया जाता है कि साइड इफेक्ट नहीं है। आहार में भी बहुत सारी चीजें रहती है, रॉ डाइट कहाँ देना है, कहाँ पे क्या देना है, ये सब चीजें सीखना ही जरूरी है। तो सीखो, आप सब जुड़े, मुझे मौका दिया, जो भी मेरा नॉलेज है वो मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ा बहुत। मैडम जी नमस्ते। हाँ, एक मिनट, मैडम जी पोतनीश मैडम हाँ बता मैडम रही जी है। नमस्ते। हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ आप मैडम पोतनीश आपको कॉल कर सकते हैं क्या, नंबर देंगे आप हमें? हाँ, बाद में देंगे, अभी आप पोतनीश मैडम के बारे में सुनो। पोतनीश ओके ठीक है, थैंक यू। मैडम बोला, पोतनीश मैडम, आणि हरिओम। आपण पण जोडून राहा ताई. हाँ हरिओम। हाँ, आपण पण जोडून राहा हमारे थोडं. पोतनीश मैडम हमारी बोलो तुम। संस्था के हाँ संचालक हेमा सेलोत ने जो कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बताया, नेचुरोपैथी के बारे में बताया, वो सब चीजें, वो सब पैथी के बारे में हम कोर्सेस लेते हैं। क्योंकि एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब अपने ट्रीटमेंट के प्रकार है, लेकिन उसमें कुछ अलगाव नहीं रहना चाहिए। हम सब मिलके सर होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट की तरफ रखना चाहिए। इसमें जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है, वो मिट्टी का, पानी का, प्रकाश का, वो सब बातें जो है वो सपोर्टिव करके तो अपने को यूज करनी चाहिए। और नहीं तो अगर उसमें जरूरत होगी तो अल्टरनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा बोल के भी हम नेचुरोपैथी यूज कर सकते हैं। एलोपैथी श्रेष्ठ है या आयुर्वेद श्रेष्ठ है या नेचुरोपैथी श्रेष्ठ है, ये सब बातें ये बस बोलने की है। ये जो दीवारें हमने खड़ी कर दी है, वो सब निकाल के सब मिलके इकट्ठा ये सब पैथी का इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट को अच्छा रखने में वो सहायभूत होती है। ये मैंने 40 साल की मेरी प्रैक्टिस में भी देखा है। एलोपैथी विथ आयुर्वेद विथ नेचुरोपैथी, ये हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैडम? सबका इफेक्ट अच्छा मिलता है। सर. हाँ कंटिन्यू बोलिए मैडम. हाँ, नहीं किसी के कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो भी हम मिलके जवाब देंगे। क्योंकि एलोपैथी का मैं प्रैक्टिस करती थी, 50 साल मैंने किया है, उसके साथ ये नेचुरोपैथी का भी रिजल्ट्स मैंने देखा है। तो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन भी किया है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलोपैथी विथ योगा एंड नेचुरोपैथी। योगा एंड नेचुरोपैथी मिला के तो सर्वोत्कृष्ट उपचार पद्धति बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट so easy, because प्रैक्टिस में लाना हर एक के लिए नामुमकिन है। इसलिए जो बन सके, as far as possible, जो हो सके उतना कर दिया तो भी फायदे का हो जाएगा। ये अल्टरनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम सपोर्टिव बना के यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव बना के भी यूज करते हैं और पैरेलल बना के भी यूज करते हैं। प्रिवेंटिव तो पहले से हमारे इसमें चालू ही है, क्योंकि सब लोगों को, अभी ये सब सुनने वालों को भी मालूम है, ये प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबसे अच्छी है, उसको पहला नंबर देना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए सब डिसीजेस अपने पीछे आना शुरू कर देती है। पहले से अगर हमने ये प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी योगा, नेचुरोपैथी की लाइफस्टाइल अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब करना सबके लिए अभी ये फास्ट युग में नामुमकिन लगता है, लेकिन हम उसको मुमकिन कर सकते हैं अगर मन में ठान लिया तो। आगे हमारे संस्था से हम कोर्सेस इसके लिए लेते हैं, क्योंकि उसकी जैसी कंप्यूटर साक्षरता महत्व की है, वैसी अपनी योग निसर्गोपचार शास्त्र की साक्षरता होना भी बहुत जरूरी है। हर एक घर में एक तो आदमी ऐसा साक्षर होना चाहिए। वो साक्षर होने के बाद हम सबको
घर को सुधार सकते हैं। इसलिए ये करना जरूरी है। इसके लिए कोर्सेस हम लेते हैं, उसमें डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी है, DYN, जो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का है। दूसरा BA योगा है, MA योगा है। जैसे अपने बाबा जी रामदेव जी, जो उनके यहाँ बहुत सारे लोगों को योगा और नेचुरोपैथी का इम्पोर्टेंस बता देते हैं, वैसे ही हम हमारे इंस्टीट्यूट में सब कोर्सेस का डिटेल में सब इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो सबको समझ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है नेचुरोपैथी क्या है, उसमें क्या है। ये मिट्टी, पानी, सूरज, ये सब जो अपने लोगों ने बताया हुआ है। वैद्यो नारायणो हरि, औषधम जाह्नवी तोयम, लंगनम परम औषधम, ये सब अपने पुराने लोगों ने बताया है, लेकिन हमने वो फॉलो करना छोड़ दिया है। अभी फिर से इसमें जागरूकता आ रही है, हम सब समझ रहे हैं। कोरोना के बाद तो सबको रियलाइज हो गया है कि बाकी सारी इंजेक्शन, गोलियां, सलाइन, ऑपरेशन, इसमें कुछ रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता है, तो यही बातें फॉलो करनी पड़ती है। आदरणीय मोदी जी ने भी अपने को काढ़ा बताया है, जो आयुर्वेद का काढ़ा है। तो सब मिला के हम सबका आयु निरामय करने में, सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, ये तो होना है, यही अपना सपना है और वो फ्यूचर में हो जाएगा। धन्यवाद। हेमा कंटिन्यू कर। जी 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 जी, धन्यवाद। और हाँ, हेमा ताई आप अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, माइक ऑन कीजिएगा। तो हेमा ताई, आप, हेमा ताई आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं भी हेमा हूँ, वो भी हेमा है। मैं हेमा हाँ मोतीस हूँ, वो हेमा सेलोत है। हाँ, चलिए। और उनको आवाज नहीं जा रही है, और सेलोत मैडम को। तो आगे हम सदन में, कुछ क्वेश्चन होगा तो बता दे, पूछना। हाँ, किसी का कुछ पूछना हो तो मैडम से आप सादर आमंत्रित है, पूछ सकते हैं। और मैडम भी जुड़ गई है, तो सदन में कोई सवाल जवाब हो तो। और धन्यवाद आपका। बस मेरा है ना 7:45 सेशन है, इसलिए मैंने बताया था 5 मिनट में पूछ लो या जी। फिर हाँ, आपने बताया था, तो आगे भूमिलाल भाई जी आप। मैं ये मैं, आदरणीय हाँ बहन जी, बताओ। आदरणीय पतंजलि योग पीठ से परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस देने के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारी माता जी, हमारी बहन जी और सबने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर अपना संबोधन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार, ओम सभी को। और आज की हमारी मुख्य अतिथि दोनों हेमा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप दोनों हेमा ने आज हमारे लिए जो भी आपने चीजें बताई, विस्तार पूर्वक बताई, वह हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं इस योगाहार कार्यक्रम में, जो हमारा अगला 500वां दिन है, इस पर हम पोषण के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और पोषण को हमने, आपने हमारा बैनर देखा होगा, अगर बैनर नहीं देखा है तो आपको भेजेंगे। उसमें पोषण को हमने एक समग्र रूप में सभी प्राणियों के लिए पोषण की बात उसमें कही, केवल मानव जाति के पोषण के नहीं बल्कि सभी प्राणियों के। और साथ ही साथ में इसके अलावा हमने मृदा के पोषण के ऊपर, जिसमें आपने भी बहुत सुंदरता से बताया हमें, आपने पानी के पोषण के ऊपर बातचीत की है, क्योंकि यही तत्व, ये जो दो मेन तत्व हैं जो उस पर हम निर्भर हैं, बाकी वायु और बाकी जो रोशनी है और बाकी चीजें हैं, उसमें से ये दो तत्व हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी पे हम जो डालते हैं वही हम पाते हैं। तो जो भी हम चीज इसको उपयोग कर रहे हैं, भूमि का पोषण और जल का पोषण, अगर ये सही होता है तो फिर हम जो भी अन्न उगाएंगे या जो भी हम पानी ग्रहण करेंगे
उसका हम लाभ ले सकते हैं। ये हमारी थीम इस बार के 500वें योगाहार कार्यक्रम की है, जो कि आगामी 14 तारीख को होने वाला है। लगभग एक सप्ताह से कम समय हमारे पास है, तो उसमें आपको सादर आमंत्रित है, क्योंकि आपके विचार और हमारे जो हम सोच रहे हैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, उस पर दोनों मेल खाते हैं। वो आपको और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सादर आमंत्रित हैं कि इस ऑनलाइन इस स्वैच्छिक कार्यक्रम में आप भी प्रतिभाग करें, और जो भी वहाँ पर चीजें हैं हमारी, उसको भी आप देखें और हमें भी मार्गदर्शन करें कि हम इस कार्य को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये हो गई हमारे पोषण से संबंधित बात, और हम आशा करते हैं कि समय भी कम है, हम आपको ज्यादा समय नहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी इस विषय पर हमारे कई सारे प्रश्न होंगे साथियों के, उसके लिए अलग से भी सेशन हम कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड पैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे हमारी एलोपैथिक है, नेचुरोपैथिक है, ये सब चीजों के इंटीग्रेशन से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसको हम बार बार कहा है, स्वामी जी ने भी इसको बार बार कहा है, इंटीग्रेटेड पैथी के नाम से। और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स और उसके बाद जो और जो मेजर्स होते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स कहते हैं शायद उसको साइंटिफिक, उसमें प्रिवेंटिव एंड प्रोफाइलेक्टिव जो भी मेजर्स हैं, उसको करते हुए और अपने मन को वश में रखते हुए, कंट्रोल में रखते हुए, और ये आधुनिकता की बात आपने जो कही है, उससे भी अपने आप को जरा सी बचाते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा आधुनिकता के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। कई बार हम इस मोबाइल के और इससे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों पर भी हम विवश हो रहे हैं। उसके सामने इसके गुलाम की तरह कर रहे हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में इतना ज्यादा अपने आप को दिखाने के प्रयास में कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, और हम अपनी सेल्फी लें, हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ सेल्फी लेकर के बहुत गौरवान्वित होते हैं। लेकिन हमने इस प्रकृति को क्या दिया है, इसके बारे में भी अगर हम इसके साथ साथ सोचेंगे, तो जरूर इसमें ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपने भी इस चीज को बार बार कहा है, तो हम इस चीज पर विचार हमने करना है, और हमारे अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए अगर जो भी सकारात्मक चीज निकल के आ सकती है, और हम इस गुलामी से बचें, इस मोबाइल की गुलामी, इस आईटी की गुलामी से अगर हम बच सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान जो हम दूसरे के उसमें हैं, उसमें हम शायद उससे अपने आप को बचा सकें। मैं इतना ही कहते हुए आप दोनों का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, और आशा है कि आप हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे। साथ ही जो जैविक आहार के ऊपर हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी हमारे बहुत सारे किसान जुड़े रहते हैं इस कार्यक्रम में। तो मेरा ये मानना है कि हमें सब इंटीग्रेट होना है, और जो अच्छी चीजें हैं एक दूसरे से ग्रहण करनी है। आपको भी अगर जैविक खेती उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे किसानों के साथ सीधे वार्ता करके कई सारे प्रश्नों का जवाब, समाधान हमारे किसान अब दे पा रहे हैं, और हम वो अपने आप में आत्मनिर्भर होके दूसरे को भी जानकारी दे रहे हैं। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 7:48 हो गए हैं, आपके दूसरे सेशन का भी टाइम है, आपने बताया है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। म्यूट कर लें, म्यूट है अभी, अनम्यूट कर लें बहन जी। लेफ्ट ही हो गए हैं भैया जी। नमस्कार, कार्यक्रम को आगे बढ़ा लीजिएगा, और क्योंकि धन्यवाद आदरणीय श्री पवन सर जी ने जो मार्गदर्शन दिया, और उन्होंने जो बात कही है कि हमें आज शिक्षा मिली। हमारी चीफ गेस्ट बहन जी हेमा जी एवं हमारी माता जी ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। हमारे सदन में विद्वान जन उपस्थित भी हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आमंत्रित करूँगा कि हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी जो महाराष्ट्र से हैं और बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी हैं। मैं चाहूँगा कि आपका भी इस विषय पर कोई संबोधन हो, आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, योगा की भी, और हमारे चीफ गेस्ट ने जो
नेचुरोपैथी के संदर्भ में पोषण का पार्ट दिया, उसमें जब से हमारे पवन सर ने पोषण ये विषय रखा है 500 योगाहार के लिए, तब से मेरा चिंतन चल रहा था कि भाई पोषण के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन जो चीज थोड़ी निग्लेक्टेड है उस चीज को यदि हम सबके सामने लाते हैं तो निश्चित रूप से सबकी भलाई हो जाएगी। तो इस तरह से चिंतन में एक बात सामने आई कि होल ग्रेन्स, जिसको साबुत अनाज बोला जाता है, ये साबुत अनाज खाना, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं और किस तरह से उनको खाना चाहिए, इसके बारे में कई अनुसंधान हुए हैं, कई आउटकम्स आए हैं और कई लोग देश विदेश में वो खाते भी है, लेकिन जिनको इंस्टेंट की आदत लग गई है वो इंस्टेंट फूड्स वाले इनको नकारते हैं या उसका उपयोग नहीं करते। तो इसलिए होल ग्रेन्स के बारे में मैं आज कुछ बात रखना चाहता हूं कि साबुत अनाज हम किसको कहें। जिस अनाज में कि ऊपर का चोकर भी होता है, भ्रूणपोष भी होता है और रोगाणु भी होता है, जिसको हम बड़े आसानी से अंग्रेजी में बोलते कि यानी श्रीकोड भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है और एंडोस्पर्म होता है। तो इसको हम पूरा अनाज पूरा होल ग्रेन बोलेंगे। जैसा कि सेंगदानों का पता हमको, अगर भिगा भी है, सूखा भी है या गर्म किया भी है तो उसका छिलका निकल गया, वो सिडकुट हो गया। दोनों वो पार्ट उसके अलग अलग करो तो उसके अंदर में जो छोटा सा कोम रहता है जिससे एक्चुअली फसल बनती है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो हर चीज में ऐसा होता है, जो जो भी बीज बनेगा, चाहे गेहूं हो, ज्वार हो, मटर हो, कोई भी हो, इसमें ये तीनों चीजें रहती है आमतौर पर, लेकिन इसमें का छिलका हटाया जाता है। सब्जियों में भी ऐसा होता है। आलू, अब आलू के छिलके में कई सारे न्यूट्रिएंट्स है, उस पर मैं फिर कभी बोलूंगा, लेकिन वो आलू के छिलके निकाल के फिर सब्जी बनाई जाती है। तो कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स को हम नकार देते हैं। आज हम सिर्फ होल ग्रेन्स की अनाज की बात करेंगे। तो ये जो है ये साबुत अनाज, ये साबुत अनाज में ये जो 3 पार्ट्स है कि जिसको मैंने ऊपर का छिलका बोला, जिसको हम ब्रान बोलते हैं, ये इसमें विटामिन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, वो ऊपर के छिलके में रहते ही है। वो जो उसका कोम जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं उसमें भी फैट्स रहते और विटामिन बी और ई की मात्रा बहुत रहती है और एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल ज्यादा मात्रा में रहती है। और ये दोनों को छोड़ के जब हम रिफाइंड आटा खाते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता और विटामिन और मिनरल्स की मात्रा जो है वो बहुत ही कम या नहीं के बराबर होती है। ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। अब ये ऊपर का छिलका जिसको हम बोल रहे हैं और अंकुर यानी ब्रान और एम्ब्रियो, ये ब्रान और एम्ब्रियो खाने से क्या फायदे हो रहे हैं, जिसका बहुत सारा अनुसंधान हुआ है, कई सारे पब्लिश पेपर्स है इसमें रिसर्च के, कि एक तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, बहुत अहम बात है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता, तेजी से उसको गिरने भी नहीं देता, बढ़ने भी नहीं देता। इसका फायदा ऐसा होता है कि डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। दूसरा है कि कोलेस्टेरॉल को कम करता है, कोलेस्टेरॉल की मात्रा कम करता, पेट साफ करता है। और पेट साफ होने से चोकर, सबको पता है, भारतीयों को तो निश्चित पता है कि चोकर जिसमें होता वो पेट साफ करता है और पेट साफ करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होती और उससे फिर बाकी भी जो बीमारियां होती है उनको टाला जाता है। और एक अहम बात कि ये चोकर और एम्ब्रियो जिस अनाज में होता, मतलब अगर खाया जाता है तो ब्लड क्लॉट्स निर्माण नहीं होते, खून की गुठलियां नहीं बनती, और खून की गुठलियां अगर नहीं बनी तो निश्चित रूप से जो हार्ट अटैक आता या जिसको हम स्ट्रोक बोलते, पैरालिसिस होता, इससे बचता है इंसान। और इसके जो कैंसर, कुछ प्रकार के जो कैंसर है वो कैंसर को भी ये जो पोषण है यानी ब्रान का और फाइबर का, इसको रोकता है। साथ ही अस्थमा, आर्थराइटिस, हड्डियों की जो बीमारियां, चलना नहीं होता, खड़ा रहना नहीं होता, इसको भी कई मात्रा में
रोका जाता है। मैंने कुछ मिसाल के तौर पर आपको 5-6 DCS बोले, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट जिससे बीमारियां जिससे आज हम मानव जात जूझ रही है, उससे बचने के लिए चोकर का खाना अपने अनाज में होना, अपने फूड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मात्रा कितनी हो, तो इस पर भी अनुसंधान किया गया है और एक तय किया गया कि 3 आउंस मतलब लगभग 85 ग्राम, 85 ग्राम 90 ग्राम जो भी है, थोड़ा 5-10 ग्राम अगर ज्यादा हुई तो कोई उसका नुकसान होने वाला नहीं है। हम टेंटेटिवली पकड़ के चलो कि अंदाजन 100 ग्राम, बस 100 ग्राम जो है पहले खाने में और दूसरे खाने में दिन में कम से कम 2 बार ये मात्रा, जो अनाज की साबुत अनाज की मात्रा जो है वो हमारे इसमें हो। अब ये कौन से इंपॉर्टेंट ग्रेन्स है, वो इसमें तो ढेर सारी लिस्ट है, लेकिन जो आसानी से हिंदुस्तान में खाए जा सकते हैं और मिल सकते हैं, तो पहले नंबर पे तो है जो आता है कि ब्राउन राइस। पॉलिश राइस नहीं, पॉलिश राइस में वो ऊपर का छिलका भी निकल जाता है और उसका घुन भी निकल जाता है। ब्राउन राइस में लेकिन ये साबुत रहता है, तो ब्राउन राइस है। दूसरा है वाइल्ड राइस, जिसको हम देवधान बोलते। अभी ऋषि पंचमी हुई तो हाथ सड़ाई का जो वाइल्ड राइस होता वो होता है। बाद में व्हीट जो गेहूं है, वो गेहूं, बार्ली भी गेहूं जैसा ही रहता है, गेहूं समान ही, लेकिन वो कड़क होता है। गेहूं जितने आसानी से टूटता है दांतों में, वैसा उतने आसानी से टूटता नहीं, लेकिन गेहूं जैसा ही होता है। बाद में ये मिलेट्स का साल चल रहा है पूरे देश में और दुनिया में, तो कई प्रकार की, जैसा राजगिरा है, भगर है, नाचनी है, कई प्रकार की मिलेट्स है, ये मिलेट्स भी उसमें आते हैं। बाद में जवार, बाजरा और मक्का, ये तीनों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवार और मक्का, इससे कई सारी बीमारियां हट जाती है। उसकी डिटेल्स कभी अपन और बाद में चर्चा करेंगे। और उसके साथ में बाजरा भी है, और इसके संगति में ओट्स है, ओट मिल, ओट पाउडर, कई डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओट भी गेहूं जैसी एक फसल है जो हमारे देश में भी होती है और बढ़ाई जा सकती है। तो इसके माध्यम से ये जो अनाज इंपॉर्टेंट अनाज, एक 8-10 मैंने बोला, तो इसको यदि हम हमारे मतलब करीबन 100 ग्राम, 90 से 100 ग्राम यदि हमारे दोनों खाने में हम मिलाते हैं, तो उसको आसानी से उसके खाने से जो कम होने वाली बीमारियां, हटने वाली बीमारियां है, उसका हमको फायदा होता है। अब बात आती है कि इसको समझ तो गया, लेकिन इसको खाए कैसे? तो इसको खाने के कुछ आसान तरीके हमने बचपन में भी देखे थे, और अभी भी जो मुन्नीलाल जी या बाकी उम्र के जो लोग हैं 50-60 के ऊपर के, उन्होंने बचपन में देखा होगा निश्चित रूप से, हमारे परिवार जी और आदि लोगों ने, और आप सभी ने, बुजुर्गों ने देखा होगा। उन तरीकों को फिर से मतलब रिवाइंड करने की और फिर से अपने हालत में लाने की, मतलब हैबिट्स में लाने की जरूरत है। तो एक तो डायरेक्ट खाए जा सकते हैं, अगर सूखा खाया, जिसको हम बचपन में जब 5-6 साल की मेरी उम्र थी, तब से माँ अगर चुनती है तो मैं गेहूं खा लेता था, इतना ही नहीं, चावल खा लेता था। हमारी माँ तो कहती थी कि मैं मिट्टी का तेल भी खा लेता। तो जो भी है कच्चा, वो खाने की आदत बचपन से ही यदि लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कच्चा खाने की आदत हो जाती है। साथ ही साथ में पानी में भिगाकर यदि हम रखते हैं उसको 4 घंटा 6 घंटा या ओवरनाइट, तो खाना आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है कि गर्म पानी में वो उबाल कर अगर 1 या 2 घंटा, ये जो भी हमने 8-10 प्रकार के बोला, उसमें से 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के भी चीजें अगर अपने पास में आती है, और वो करीबन 80 ग्राम 100 ग्राम होवे, इसका एक अंदाज छोटा सा कटोरी भर यदि हम लेते हैं और उसको गर्म पानी में उबाल कर भिगा कर खाते हैं, तो वो भी आसानी से खाए जा सकते हैं। इनको अंकुरित कराकर यदि खाया जाए तो भी संभव है। तो इसमें से जो भी तरीका है, इनका इस्तेमाल करें। और ये यदि अनाज हमारे साथ में डायरेक्ट नहीं खाए जा सकते, तो इसमें हम बीन्स और पल्सेस, तुअर है, मटर है, मूंग है, मटकी है, इसको भी यदि हम मिक्स करें तो भी फायदा ही होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं है। वो खाने से बहुत आसान हो जाता। इतना ही नहीं, तो हम बचपन में इसमें सब्जियां डालते थे, जैसा कि तुरई है, लौकी है। बचपन में तो हम बच्चे जब थे 5-6 साल के, तब एक ऐसा उत्सव ही होता था कि भाई कोई तुरई लाएगा, कोई
लौकी लाएगा और उसके टुकड़े बनाकर बच्चे बच्चे ही आपस में उसका नमक और मिर्च डाल के ऐसे ही खा लेते थे। उसमें दाल भी डालते थे, उसमें मूंग भी डालते थे। तो ये जो हैबिट्स थी वो हैबिट्स को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। तो इससे भी खाना आसान हो जाएगा। सलाद के रूप में यदि हम खा सकते हैं इसका मिश्रण, तो भी हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है कि ये सबकी ये अनाज उनकी लाही बनती है। मैंने अभी वर्धा में हूँ और 3-4 दिन से मैंने प्रयोग किया है कि मैंने एक जो ये मकई की लाही बनाने वाला है वो ठेले वाले के पास गया और मैंने बोला भाई हमको बाजरे की बना के बता, ये जवार की बना के बता। और उसने बना के बता, आसानी से बनती है। तो इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है कि जो भी अनाज है उनको थोड़ा सा सिर्फ पानी डाल के रखना है, पानी में भिगा कर नहीं, थोड़ा सा। तो उसका कहना था कि वो तो धंधे वाला ही है कि वो बोले हर चीज की लाई सर मैं बना के दे सकता हूँ। तो ये भी बन सकता है। और मैं आखिर में ये बोलूंगा कि एक घुघरी का नाम की एक सिस्टम है कि जैसा कि होल तुअर है, होल मूंग है। ये तुअर को यदि गर्म पानी में नमक डाल के यदि हम भिगाते हैं और उसको आप बैठे हुए जानवर, जो जानवर खड़ा नहीं होता था, हमने बचपन में देखा है, हमारे घर में 20-25 गैया थी, तो उसमें से 1-2 गैया उठती नहीं थी। तो निश्चित रूप से उसको 1 केजी 2 केजी अगर भिगाई हुई ये जो तुअर है उसको खिलाते थे तो बिल्कुल इमीडिएटली 4-6 घंटे में वो खड़ी हो जाती थी। तो यही तरीका जो है कि जिसको घुघरी बोलते हैं, तो उस तरह के होल ग्रेन्स को यदि हम उबालते हैं तो निश्चित रूप से इससे भी फायदा ही होगा। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, ये तो सिर्फ गाइडलाइन हमने बोला, इसके और भी तौर तरीके खाने के अपनाने के हो सकते हैं। और यही हमारे न्यू स्टार्टअप है। हम जो बोलते हैं ना भाई युवा पीढ़ी क्या करे, तो ये इस तरह से अगर नए स्टार्टअप करते हैं, आज पूरे देश में मैं जब घूमता हूँ और आपका भी अनुभव होगा कि चाय के अमृत तुल्य चाय, केटली चाय, ये चाय, इस तरह से कई ठेले और कई प्रकार के स्टार्टअप खड़े किए हैं। तो ये ऐसे होल ग्रेन्स के भी स्टार्टअप यदि हर शहर में, हर गांव में, जहां पे अगर हम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, युवाओं को, और लोगों का आरोग्य भी सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका उद्बोधन रहा। आदरणीय डीडी शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, सादर स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। योगा आहार की वजह से जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें शायद बहुत सारी जानकारियां हमें मिल रही है। मुझे तो मालूम नहीं था कि किस तरह की ये इसमें काम चल रहा है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। ये डॉक्टर किशोर जी ने जो कही ये होल ग्रेन वाला, ये बचपन से हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में जो है ये एक होल ग्रेन फूड बनता है जिसका वो गेहूं है, गेहूं को उबाला जाता है। और पुराने जमाने में समय में हमारे गांव में जो संसाधन नहीं थे तो हमारे त्योहारों में जो है मेरे पिताजी स्वयं, जो हमारी बहनें हैं, बुआएं हैं, हम दिवाली के दौरान जो है ये जो होल ग्रेन फूड का जो है गेहूं को उबालते थे। उसमें वो हमारी जो एक कैनाबिस होती है, भांग जिसको बोलते हैं, उसका बीज उसमें डाला जाता था। अखरोट के दाने उसमें डाले जाते थे। पहले उबाला जाता था उसको 1 घंटे तक, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। वो बहुत ही अच्छा फूड होता है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मैंने देखा है इसमें कि इसकी कैलोरी, पोटेशियम, सोडियम और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं होल ग्रेन में। अगर हम इसको जिस भी माध्यम से खाएं, अगर अंकुरित खाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन बचपन में फिर मक्की हम उबालते थे, मक्की के दाने उबाले जाते थे, उसको खाया जाता था। और अभी भी मुझे बहुत ही स्वादिष्ट ये भोजन लगता है। ये बहुत अच्छी बात आज डॉक्टर साहब ने कही कि होल ग्रेन जो हमारा पुराना सिस्टम था वो हम उसको भूल गए हैं। और अब तो आने वाले समय में जो है ये दोबारा ओट, देखिए ओट का कितना महत्व है। ओट का भी वो चाहे आप कैसे किस तरह से खाएं, उसकी रोटी खाएं, कुछ खाएं, तो ये होल ग्रेन का तो बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा है। हमारे राजमा, राजमा जो हमारे पहाड़ों में होता है, उसके साथ काला चना उबाल करके हम खाते थे, पूरे उसमें अभी भी खाया जाता है। लेकिन पुराने समय में जब कुछ गाँव में नहीं होता था, ये उसको तरह को उपहार के रूप में
दिवाली में मेरे पिताजी जाते थे, हर बहनों बुआओं के घर में जाते थे, पूरा बांट के आते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आहार में बदलाव की जरूरत है। आजकल जो है जंक फूड को जितना अवॉइड किया जाए, वो सभी से मेरा निवेदन है कि इसको छोड़ दे। और अब जब हम बाजार में जाते हैं तो कभी मन करता है, हमारी जीभ में पानी आ जाता है जंक फूड को खाने का। इसको हम अगर अवॉइड करेंगे तो हम नेचुरली हम जो है हेल्थ अपना इम्प्रूव करेंगे। ये बहुत अच्छा आज का वक्तव्य था। मैडम हिमा जी ने जो ये नेचुरोपैथी का कहा, जल नीति, वायु नीति, मिट्टी का क्या महत्व है, ये दोबारा वापस आने लाने की जरूरत है और इनको दोबारा भी बुलाया जाए। मेरा आपसे आग्रह है। बहुत अच्छा इन्होंने आज ये वक्तव्य दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय डी शर्मा जी, आपने अपना सुझाव दिया और 8:06 हो गए हैं। सदन में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं बहुत, और हमारे सदन में उपस्थित सभी भाई बहन अपने अपने स्तर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने संसाधन का उपयोग करते हुए इस देने के उदाहरण कार्यक्रम की चर्चा को, संवाद को आगे बढ़ाते जाएं। यह कर्तव्य अगर हमने कर लिया तो ये देश में जो हमारा उद्देश्य है, हमारे देने के उदाहरण कार्यक्रम का, परम पूज्य स्वामी जी का, परम सिद्ध आचार्य जी का, हमारे देश की सरकार का और हम सब समाज सेवियों का जन कल्याण का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी आदरणीय सुनीता बहन जी कुछ बोलना चाहती हैं, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट हैं इसलिए पूछा है। चलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। 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 हाँ, तो आज जिसने आज हेमा जी ने, जो मेरी गुरु है, हेमंगिनी जी थी, वो मेरे गुरु है। और आपने जो अच्छा मार्गदर्शन किया मिलेट के बारे में, जो भी ज्वार है, बाजरा है, मगर आज जो भी मिल रहा है मार्केट में, तो अपने को डिमांड करना चाहिए कि हमें बिगर केमिकल की चाहिए। अगर वो मार्केट में आएगी तो उसका सबको अच्छी तरह से लाभ होगा।